नमस्कार लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अध्याय 1 हम पढ़ चुके हैं और आज हम अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज, ये कक्षा 6 के हमारे अतीत से लिया गया है। चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में तुषार की रेल यात्रा। पाठ की शुरुआत यहाँ से होती है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। क्या आप लोग जान सकते हैं कि रेल की यात्रा किस प्रकार से शुरू हुई है? तो इस पाठ में हम यहाँ पे अच्छे से विस्तार पूर्वक जानेंगे कि आरंभिक मानव खोज किस तरह से हुई। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? तो हम यहाँ पे कल्पना कर सकते हैं कि पहले के जो लोग थे वो किस तरह से उनका आना जाना होता था। आज वर्तमान युग में किस तरह से कितने सारे यातायात के साधन आ गए हैं। तो पहले किस प्रकार के साधन थे जो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसा बात नहीं थी। फिर आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं कि ये जो आरंभिक मानव है वे इधर इधर घूमते थे, तो वो किस तरह से अपना पलायन करते थे, इसकी बात की जा रही है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। अगर यहाँ कहा जाए आखेटक किस नाम से जाने जाते थे, तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं। फिर भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। उनका जो खाना होता था वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और जंगली जानवरों का वो शिकार करते थे। वो उनका एक तरह से क्या था, उनका दिनचर्या इस तरह से चलता था। मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाली खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। उस समय का जो जीवन था, उनका जो जीवन चलता था पूरा खान पान, उनका भोजन मतलब पौधे, पत्तियां, अंडे, इन सब पर वो अपना मतलब निर्भर रहते थे। लेकिन ये सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार मतलब जैसे चिड़िया, मछलियां पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विषैले पेड़ पौधों को खाकर कहीं हमें नुकसान न पहुंच पाए। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पे अब बात करते हैं कि ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। मतलब यहाँ और क्या तुमसे ऐसे गुण और ज्ञान है, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। जो आखेटक खाद्य संग्राहक है, समुदाय के लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के पीछे एक कम 4 कारण हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम 4 कारणों की बात करेंगे। ऐसे कौन से 4 कारण हैं जो आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? तो चलिए हम पहले बात करते हैं पहला कारण। आखिर वैसे वो कौन से पहले कारण है जिसके कारण खाद्य संग्राहक जो थे आखेटक जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे?
पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। और फिर इसका दूसरा कारण है कि यह जानवर अपने शिकार के लिए, फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और फिर इसी तरह से तीसरा कारण ये हो सकता है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते। फिर इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि ये जो आरंभिक काल की खोज में जो यहाँ पे दिया गया है पत्थर से बने औजार है। आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख सकते हैं कि ये जो पत्थर के बने औजार है क, ख, ग, घ और ये ड़, तो ये जो यहाँ पे पत्थर के बने औजार यहाँ पे जो दृश्य दिखाया गया है इसे आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं। ये जो पत्थर के बने औजार, इनके बारे में जैसे क में है कि ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार है। जैसा कि जो पहला क है, ये जो है प्राचीनतम औजार है, ये जो पत्थर से बने हुए हैं। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे में। दूसरा कहते हैं कि इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। फिर ग है, इन्हें और बाद में बनाया गया। फिर इसके बाद घ, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया। और फिर ये गुटिका प्राकृतिक पत्थर है। तो ये जो मैं आपको ये 4 पत्थर के बारे में जो दिखा रही हूँ चित्र, तो ये जो चित्र है, चित्र के माध्यम से जो पत्थरों को बताया गया कि कितने साल पुराना है और इन्हें लगभग 10,000 साल पहले जो बनाया गया था। और ये जो गुटिका है ये प्राकृतिक पत्थर है। ये यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम जो सामान्य पत्थरों के लिए किए जाते हैं। मतलब ये जो पत्थर, आखिर इस पत्थर के क्या क्या कार्य किए जाते थे, तो इसके बारे में आगे हम आपको बताते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने और कुछ में जैसे हड्डियां और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब देखिए पत्थर का कितना प्रयोग उस समय किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों का मतलब लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। अब यहाँ पे प्रश्न भी बन सकता है कि जो पत्थर था इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता था और किसमें किया जाता था, तो हम यहाँ ये बता सकते हैं। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। अब इन पत्थरों का उपयोग किस चीज के लिए, किसमें किया जाता है, ये भी बताया गया। फिर ये पत्थर के औजारों का उपयोग, अब देखिए एक तरफ बाएं तरफ चित्र देखिए और ये दाएं तरफ चित्र। तो पत्थर के औजारों का उपयोग जो बाएं तरफ है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और जो दाएं तरफ चित्र है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये चित्र है, कुछ वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था और कुछ जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। फिर आगे चलते हैं हम। रहने की जगह निर्धारित करना, तो उस समय के जो मतलब आरंभिक मानव की जो खोज में थे वो रहने की जगह जो निर्धारण करना, उनका ये बताया गया कि मानव मानचित्र 2 को देखे। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों और आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान दिए गए हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे चित्र में। आगे इसमें है जो ये पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, जहाँ लोग पत्थरों से औजारों बनाते, और उनका जो उद्योग स्थल कहते हैं इन्हें। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आप कल्पना कर सकते हैं कि मतलब आप सोच सकते हैं थोड़ा कि जो ये उद्योग जो स्थलों की जो जानकारी हमें कैसे प्राप्त हो सकती है या होती है। आमतौर पर हम ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं
और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थानों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग जो है इन स्थानों पर कुछ ज्यादा से ज्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। अब जैसे ये पार्ट से थोड़ा सा ये जो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति बताई गई है, ये भीमबेटका जैसे आधुनिक मध्य प्रदेश। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदारों जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है कि लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं में राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। तो आप क्या तुम बता सकते हो कि जो रहने के लिए लोगों ने ये जगह चुनी होगी तो क्यों चुनी होगी? फिर इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो आरंभिक मानव की खोज का जो ये पार्ट है, इसमें जो पत्थर है ये इस तरह से जो पहले के चित्र हैं इसमें आप देख सकते हैं। अगर तुम्हें अपने निवास स्थल के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूंगी कि अगर निवास स्थान के बारे में मैं पूछना चाहूंगी तो आप किस स्थान को चुनना ज्यादा पसंद करेंगे? जैसे क आवास, ख उद्योग स्थल, ग आवास और उद्योग स्थल और घ अन्य। फिर यहाँ पे पुरास्थल की, जैसे पुरास्थल का मतलब होता है, जैसे पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में मैं बताऊंगी। फिर बात करते हैं पाषाण औजारों का निर्माण। ये जो पाषाण औजार है इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ इसके बारे में बताती हूँ। पाषाण उपकरणों का प्राय दो तरीकों से बनाया जाता था। जैसे पहला है पत्थर से पत्थर को काटना, मतलब पत्थर से पत्थर टकराते थे। यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थरों से दूसरे पत्थर पर तब शक्ल निकाले जाते थे और जो वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए, इसके बारे में मतलब जो ये पहला जो पत्थर से पत्थर को टकराना, इसके बारे में जैसे अगर मैं दूसरा बात करूं, जैसे दूसरे तरीके से दबाव शक्ल तकनीक, जो ये तकनीक है इसे इस नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शक्ल निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। जैसा कि आप इसमें चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थर को टकराना और फिर उससे किस तरह से दबाव शक्ल तकनीक भी इसे कहा जाता था। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए अपनाई गई दो तकनीकों में से एक यहाँ दर्शाई गई है, आप इसे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो आग है, इस आग की खोज कैसे हुई। मानचित्र 2 में जैसे कुरनूल गुफा ढूंढो, जैसे यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, यहाँ पे ये आप है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर और भगाने के लिए। मतलब उस समय जो अगर कोई खतरनाक जानवर आ जाता था तो उन्हें आग के माध्यम से क्या किया जाता था, उन्हें भगाने के में काम करते थे। और मांस को पकाने में कि उनका जो खाना किस तरह से खा सके, तो मांस को पकाने में ये लोग आग का प्रयोग करते थे। फिर इसके बाद है कि आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं।
जैसा कि पहले के तो आग का उपयोग करते थे उसमें जानवरों को भगाने में, मांस को पकाने में, तो लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज हम आग का उपयोग किसमें करते हैं? तो जैसे यहाँ पे बदलती जलवायु, लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। फिर हम बात करते हैं कि इस दौरान जो उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में जो गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों का जो भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। अब ये जो आरंभिक मानव की जो खोज में, इसमें अब हम बात करते हैं कि नाम और तिथियों के बारे में। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं और यह दो शब्दों जैसे कि पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम जो है पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। अगर यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता है कि पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ये इसमें हम बता सकते हैं पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख साल पहले जो है 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था, जैसे कि आरंभिक, मध्य, उत्तर, पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मेसोलिथ कहते हैं, यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। और जो इसका जो आमतौर पर बहुत छोटे, ये जो आमतौर पर क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ, लघु पाषाण। और ये प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हेसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। आरी जो होते हैं मतलब वो ज्यादा औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले जो औजार भी है इस दौरान पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि अब ये आप देख सकते हैं कि जो शेल चित्रकला, जो इनमें हमें क्या क्या पता चलता है। जो ये शेल चित्रकला जो है, ये चित्र है, ये एक शेल चित्र है और इस चित्र के बारे में मैं बताऊंगी। ये आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये चित्र बनाया गया है। जो शेल चित्रकला है, ये जैसे जिन गुफाओं में जो लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। जैसे जैसे उस समय जितनी भी गुफाएं होती थी, कहीं ना कहीं उसमें क्या होता था, एक चित्र मिलता था। मतलब उस समय चित्रकलाएं की जाती थी। इनमें से कुछ सुंदर, जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ कि जो मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की जो गुफाओं में मतलब इस तरह के जो मिले चित्र हैं, इनमें से जंगली जानवरों के जो बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अच्छा, इसमें ये बताया गया कि जैसे उस समय के जो जितने भी चित्र मिलते थे, जंगली जानवरों के जो चित्र गुफाओं में ज्यादा चित्र मतलब उसकी बारीकी से चित्रकला के माध्यम से उसका डिजाइन पूरा किया जाता था। जैसे कौन क्या करता था, अब वो ये बात यहाँ पे आता है कि आखिर उस समय कौन क्या करता था ये कार्य करने के लिए। फिर हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग जो शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे, वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें भी कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं? क्या आज भी हमें कभी ऐसे साक्ष्य, इस तरह के चित्र कहीं दिखाई देते हैं क्या? तो जिनमें से पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी और या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी, या फिर पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। जो पहले जो उस समय जो कार्य होते थे, क्या आज भी वर्तमान युग में इस तरह से कार्य होते हैं या इस तरह के कार्य यहाँ पे इस तरह से करते हैं? जैसे वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन 2 बातों से हो सकती है। जैसे महिला और जो पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ लोग जो है
कुछ लोग तरह के काम केवल महिलाएं करती हैं और कुछ जो केवल पुरुष ही करते हैं। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। अब ये यहाँ पे है कि भारत में शुतुरमुर्ग, जो भारत में जो शुतुरमुर्ग है, भारत में जो पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे भी ये परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। अगर कहा जाए कि इनसे क्या बनाए जाते थे, इनसे बनाए जाते थे मनके। इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा? या फिर हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं। ऐसे भी फिर बात हम करते हैं ये आखिर जो हमने ये पाठ पढ़ा है, इसमें आखिर मुख्य मुख्य कथनों पर चलते हैं कि जैसे अपने एटलस में फ्रांस ढूंढे। जैसे यह चित्र फ्रांस की एक गुफा है। ये जो आप देख रहे हैं गुफा, ये क्या है? एक तरह से फ्रांस की एक गुफा है। जैसे चित्र में इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले चार स्कूली छात्रों ने की थी। ये जो चित्र दिखाया जा रहा है ना, ये इस चित्र के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। इस तरह के चित्र में लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे और इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। आप ध्यानपूर्वक चित्र को देख सकते हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, बारहसिंगा और सुअरों गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। ये जो चित्र है, ये चित्र में ये सारी चीजें बताई गई हैं। चित्र के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था और ये संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों और अवसर पर बनाया जाता था। ये जो चित्र कब बनाया जाता था? जब कोई त्योहार आता था या कोई अवसर आते थे तो उन चित्रों को ये बहुत ही इनके चित्र को बनाया जाता था और इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए भी बनाया गया। फिर हम आगे बात करते हैं जो अब हमने क्या क्या इस पाठ के दौरान हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या हम पढ़े। पाठ जो क्या जैसे आरंभिक मानव की खोज में हमने आप क्या सीखेंगे? इसके दौरान हमने आखेटक खाद्य संग्रह का जीवन, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आखेटक खाद्य संग्रह का जीवन कैसा था। फिर इसके बाद आता है कि पाषाण युग, उस समय का पाषाण युग कैसा था। फिर पर्यावरण में बदलाव, कि उस समय का पर्यावरण और आज के पर्यावरण में क्या बदलाव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु मैं आपको बता रही हूँ। फिर उस समय जैसे आग की खोज कैसे हुई थी, ये और आखेटक खाद्य, जो ये 5 जो मैं बिंदु बता रही हूँ, ये अध्याय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करती हूँ जो आखेटक खाद्य संग्रह का जीवन, जो आरंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्रह का जो जीवन था, मतलब इसका मतलब है कि वह भोजन के लिए शिकार करता था और कंदमूल फल इकट्ठा करता था। आरंभिक मानव किसी खानाबदोश की तरह रहता था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहता था। तो ये जो है मैं पाठ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, तो मैं उन्हीं को मैं बता रही हूँ। अब यह है कि खानाबदोश जीवन के कारण, जो उस समय की जो खानाबदोश का जीवन कैसा था और क्या कारण थे। तो यह है कि कुछ समय बीतने के बाद एक जगह पर भोजन के स्रोत समाप्त हो जाते, इसलिए लोगों को नई जगह खोजने के लिए आगे बढ़ना पड़ता था। ये बात है इसमें। फिर हम जानते हैं कि जो जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इसलिए शिकार के नजरिए से लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना महत्वपूर्ण रहा होगा। ये कारण है। ये जो 2 कारण मैं आपको बताई, ये कारण है। फिर इसको ये है तीसरा कारण, जो अधिकतर पौधे जो मौसम के हिसाब से फलते फूलते, इसलिए कंदमूल, फल, बीज समुचित मात्रा में पाने के लिए लोगों को मौसम के हिसाब से क्या करना होता था? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जरूरत होती थी। ये तीसरा कारण है। फिर चलते हैं कि आखिर चौथा कारण क्या हो सकता है, कि कुछ नदियां और तालाब जो है गर्मियों में सूख जाते हैं, इसलिए लोगों को पानी की तलाश में क्या करना होता था?
नई जगह जाना पड़ता था। ये हम कह सकते हैं कि ये चौथा कारण हो सकता है, ये पाठ में भी है। फिर है कि ये जो पाषाण युग है, आरंभिक मानव अपने औजार बनाने के लिए क्या पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं। अगर पूछा जाए कि पाषाण युग किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पे ये ऐसे बता सकते हैं कि आरंभिक मानव अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं। और पाषाण युग को 3 कालों में बांटा गया है, जैसे कि पहला है पूरा पाषाण युग, दूसरा है मध्य पाषाण युग और तीसरा नव पाषाण युग। तो आपको ये पाठ में कैसा लगा, फिर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं एनसीईआरटी से और भी पुस्तकों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और आज के लिए धन्यवाद।